चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 एनसीईआरटी का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का एक नया तरीका पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोग जो है कि x प्लस वाई बराबर 9 दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 5 दिया गया है। तो ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने का विधि जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं। लुप्तीकरण विधि, वज्रगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 4-5 विधियां हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ मैट्रिक्स विधि से कैसे सोल्व करेंगे, कैसे एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, दिया गया है कि ये 3 आपका जो है कि लीनियर इक्वेशन है। हमको जो है कि 2 भी इक्वेशन हो सकता है एक्स वाई के रूप में। यहाँ पर हम लोग 3 इक्वेशन लिए हैं। देखिए, तो ये आप जो है कि इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले कह रहा है कि आप मान लीजिए मैट्रिक्स ए बराबर यक्स के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, वाई के कोफिशिएंट को सेकेंड कॉलम में और जेड के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। पहले इसका थ्योरी देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी का चैप्टर 4.6 हम बतलाएंगे आप लोग को। यहाँ पर देखिए, यक्स को क्या मानेंगे तो यक्स बराबर जो इसका वेरिएबल है यक्स वाई जेड, उसको कैपिटल यक्स मान लेंगे। यक्स वाई जेड को हमेशा अगर 2 गुना 2 का मैट्रिक्स बनेगा, यानी 2 इक्वेशन है, तो यक्स और वाई आ जाएगा। 2 गुना 2 का रहेगा तो इसमें a1 b1 a2 b2 आएगा। अगर 3 गुना 3 का है तो ये टोटल आपका आ जाएगा। तो ए बराबर मानेंगे यक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में, वाई के कोफिशिएंट को सेकेंड कॉलम में, जेड कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में लिख देंगे। यक्स बराबर मानेंगे यक्स वाई जेड, यानी जो उसका वेरिएबल है। और बी बराबर बी का मतलब हो गया जो इसके आरएचएस में इसका कांस्टेंट है d1 d2 d3, उसको हम लोग कैपिटल बी मान लेंगे। ठीक है। अब जो है कि ऊपर के 3 इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको गुना करके देखिएगा तो उतना ही आ जाएगा। जैसे फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो a1x प्लस b1y या प्लस c1z, और जब 2 मैट्रिक्स को बराबर करेंगे तो c1z बराबर d1 हो जाएगा। a2x b2y c2z बराबर d2 हो जाएगा। थर्ड रो का गुना आपका जो है इस कॉलम से करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो a3x b3y c3z बराबर d3 हो जाएगा। यानी इसको आप गुना करके बराबर कीजिएगा तो वही 3 इक्वेशन मिल जाएगा। हमारे कहने का मतलब है कि उस 3 इक्वेशन को आप जो है कि मैट्रिक्स के फॉर्म में इतना गुना इतना बराबर ये d1 d2 d3 लिख सकते हैं। और इसको आप पीछे a मान चुके हैं, इसको आप पीछे कैपिटल एक्स माने हैं, इसको आप पीछे जो है कि b मान चुके हैं। अभी आप पढ़ें ऊपर में। अब देखिए यहाँ पर अब आपका आ गया ax बराबर b। अब जो है कि चूंकि हमको मान निकालना है यक्स का, मान निकालना है यक्स का मतलब एक्स वाई जेड का, तो यहाँ से a को हटाना होगा। हटाने के लिए a इनवर्स से हम गुना कर देंगे दोनों साइड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब a इनवर्स से गुना करेंगे तो कोई भी मैट्रिक्स उसके इनवर्स से गुना होने के बाद वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई। अब आई यक्स बराबर ए इनवर्स बी। यक्स बराबर ये आई से गुना करेंगे किसी मैट्रिक्स में, हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में कि आई से गुना करते हैं यानी इकाई अवयव से गुना करते हैं तो वह उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में इकाई यानी 100 गुना 1 100 होता है, 10 गुना 1 10 होता है, क्योंकि वह इकाई है। उसी प्रकार मैट्रिक्स में आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव कहते हैं। इसका गुना करने से ये आपका यक्स ही रह जाएगा। तो यक्स बराबर हो गया ए इनवर्स बी। यक्स बराबर ए इनवर्स बी, यही आपका फॉर्मूला है जिस पर क्वेश्चन बनेगा। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ए से हम लोग भाग देते हैं। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ए, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इस पर क्वेश्चन भी बना चुके हैं। तो ए इनवर्स का मान रख देंगे तो एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए, तब ये फार्मूला हो जाएगा एक्स बराबर
एडजॉइंट ए इंटू बी बटा में डिटर्मिनेंट ए। इसी फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे और इसी फार्मूला पर टोटल क्वेश्चन बनेगा। कुछ थ्योरी और देख करके तब हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन बना करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.6 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, प्रकृति। देखिए कह रहा है कि जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब यह 0 हो जाएगा तो कुछ भी बटा में 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तब एक्स वाई जेड का मान नहीं निकलेगा। तो कह रहा है कि जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। आप पढ़े होंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। यूनिक का मतलब अद्वितीय हल। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल। यानी कहेंगे डिटर्मिनेंट ए का मान जब 0 के बराबर नहीं होगा तो इस रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा, और जिसका हल होता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, यानी संगत हल। हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो असंगत, हल होगा तो संगत। ये बात आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, संगत हल, असंगत हल, अद्वितीय हल। बस वही चीज आप यहाँ पर जो है कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं। देखिए आगे आपका है, ये तो हो गया डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो है कि 0 के बराबर नहीं होगा, तब आपका जो है कि सिस्टम का हल क्या होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय हल होगा, और जिसका अद्वितीय हल होता है यानी हल होता है तो संगत, चाहे एक हल हो या अनंत हल हो, हल होगा तो संगत। अब देखिए आगे, जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा और एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू जो है कि 0 के बराबर नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 हो जाएगा और एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ समझिए, ऊपर में जब ये नीचे वाला 0 ऊपर का 0 नहीं होगा तो कोई भी संख्या हमारे ऊपर में 5 है, नीचे में 0 है, तो कोई संख्या बटा में 0 आपका अनडिफाइंड हो जाता है। तो कह रहा है कि उस केस में जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 होगा और एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यानी कह रहा है कि तब रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो उसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, असंगत। असंगत असंगत हल उसको बोलते हैं जिसका कोई हल नहीं होता है। अगर हल होता है तब एक हल हो या अनंत हल, उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत हल। और हल नहीं मिलता है, कोई हल नहीं होगा तो असंगत। देखिए, व्हेन डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0, अगर दोनों 0 हो जाए, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कह रहा है कि उस रैखिक समीकरण का अनगिनत हल मिलेगा, अनंत हल मिलेगा, और जब हल मिलेगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, संगत। यहाँ नोट में लिख दिए हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए नोट को। कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब कहा जाता है, तो कह रहा है रैखिक समीकरण को संगत हल कहा जाता है इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन, एक या एक से अधिक हल मिले। जब हल मिलता है तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत हल बोलते हैं। और कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बोलते हैं इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, जब उसका कोई हल नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका कोई हल नहीं होगा, यानी इनकंसिस्टेंट। अब हम लोग एक क्वेश्चन बना करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। कुछ विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि हम पूरा वीडियो रोहित सर का कैसे देखें। आप जो वीडियो मेरा देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप उसके नीचे देखिएगा तो एक सब्सक्राइब का बटन होता है, तो सब्सक्राइब पहले तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में आप उसके बगल में देखिएगा तो सब्सक्राइब बटन के बगल में यहाँ पर होता है चैनल का नाम टॉप नॉलेज पॉइंट, ठीक है। तो उस सब्सक्राइब के बटन पर जो है बगल में हम क्लिक करेंगे यहाँ पर,
तो टोटल वीडियो जो है कि लिस्ट आ जाएगा। जितना वीडियो यूट्यूब पर मेरा है 11th-12th का देख रहे हैं सब आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब 3.4 एक्सरसाइज 3 पॉइंट, उसके नीचे 3 है, उसके नीचे 3.2 है, उसके नीचे 3.1 आएगा, तब डिटर्मिनेंट आपका आएगा। तो जो वीडियो हम देखना चाहें यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करना क्या है कि सब्सक्राइब के बगल में क्लिक करना है, वहां से A to Z वीडियो आ जाएगा। जो आपको देखना है क्रम वाइज लिखा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर वाइज, जो आपको देखना होगा आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स विधि से सोल्व करना है। सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे, तीनों इक्वेशन को लिख लेंगे 1 2 3। और उसके बाद जैसा कि आपको पीछे बतलाया गया कि a बराबर हम लोग लिखेंगे x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में, y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में, z के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में। x का गुना में 3 है, यहाँ x नहीं है तो 0 है तो 0 हो गया, x गुना में 1 है तो 1 हो गया, y के गुना में 4, y के गुना में 2, y के गुना माइनस 2, 4 2 माइनस 2, 4 2 माइनस 2, 2 माइनस 3 6। और x बराबर हमेशा लिखेंगे वेरिएबल को x y z एंड b बराबर जो ये आप RHS देख रहे हैं 8 3 माइनस 2, 8 3 माइनस 2। अब हम लोग जो है कि पढ़े हैं x बराबर जो है कि a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकाल करके b से गुना कर देंगे और तब जो है कि x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखिए हम लोग पढ़े हैं x बराबर जो है कि a इनवर्स b, यही पढ़े हैं। आइए इस विधि से बनाने के लिए सबसे पहले हमको इनवर्स निकालना होगा। तो इनवर्स निकालने के लिए a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटा में डिटर्मिनेंट a होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट a का वैल्यू। डिटर्मिनेंट a बराबर हो जाएगा 3 0 1 4 2 माइनस 2 2 माइनस 3 6। ठीक है, अब आप 3 को पकड़िएगा, 3 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, 6 दूना के 12 माइनस 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 प्लस 3 दूना के 6 प्लस के बाद ये माइनस 0 और फिर प्लस 1 को पकड़ लीजिए, 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, 4 3 12 माइनस 12, 2 दूना के 4 माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 12 में से 6 जगह 6 3 18 और ये 12 4 16 घटा दीजिए, आपका 2 आ गया। हम कहेंगे यहाँ पर कि चूंकि डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर नहीं है इसलिए a इनवर्स एग्जिस्ट। जब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यानी जो है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, अब इनवर्स निकाल लेंगे तब हम लोग b से गुना कर देंगे, x बराबर a इनवर्स b। अब एडजॉइंट a निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। हम यहाँ कोफैक्टर निकाल दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए जिस एलिमेंट का निकालते हैं कोफैक्टर, उसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, डिटर्मिनेंट के साइन को ध्यान देते हैं। जैसे 1 1 जोड़ने पर 2 आएगा सम संख्या तो अलग से माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन 2 और 1 जोड़ने पर 3 आ रहा है तो जो रिजल्ट आएगा उसमें अलग से माइनस हम लोग लगा देंगे। ठीक है, माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस आएगा तो माइनस बन जाएगा। यानी जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है उसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ करके देखते हैं सम संख्या आता है कि विषम संख्या। सम संख्या आने पर ज्यों का त्यों, विषम संख्या आने पर माइनस अलग से लगा देते हैं। तो हम जो है कि 9 एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ निकाल चुके हैं। आप पीछे पढ़ चुके हैं कोफैक्टर निकालना और एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए बराबर होता है कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए का डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में लिख देना। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए बराबर इसका डैश लेना है, इसका मतलब फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, या यूं कहें कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम ये कहलाता है ट्रांसपोज। देखिए फर्स्ट कॉलम हो गया फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम हो गया सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम हो गया थर्ड रो में। ये आपका एडजॉइंट ए का मान आ गया।
अब जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं ए इनवर्स बराबर 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 आया था, तो 1/2 और यहाँ आपका हो जाएगा 6 -3 -2 ठीक है -16। ये हमारा हो गया ए इनवर्स। अब हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए पीछे पढ़े हैं, यक्स बराबर ए इनवर्स बी, यक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स निकाल चुके हैं, बी से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यक्स का मान आ जाएगा, यक्स बराबर 1/2 6 -3 -2 -28 16 10 -16 9 6 और b से गुना कर दीजिए। b का वैल्यू पीछे से लिख लेते हैं हम लोग देख करके। तो आपका b का मान दिया गया है 83 -2, इसको नोट कर लिए। अब गुना कर दीजिए, गुना हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे गुना करते हैं। देखिए यक्स बराबर गुना हम लोग रो बाई कॉलम करते हैं। यक्स का मतलब मैट्रिक्स यक्स जो लिखे थे पीछे हम लोग, यानी पिछले पेज में, यक्स वाई यहाँ पर जेड, यक्स वाई जेड हो गया। अब गुना कीजिए, इधर 1/2, आप 1/2 से भाग कभी अंदर में न दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा सब फ्रैक्शन हो जाएगा, और जब गुना कीजिएगा तो एलसीएम लेना पड़ जाएगा, इसलिए इस 1/2 को बाहर ही रखेंगे, लास्ट में भागा दे देंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए गुना करते हैं हम लोग। फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से 8 6 48 और ये माइनस 28 तिया 30 तिहाई 90 में से 6 घटा दीजिए यानी 84। ठीक है, 16 दूना के 32 माइनस माइनस प्लस 32। ठीक है, अब देखिए 8 3 के 24 माइनस 24, 16 तिया 48 और 9 दूना के 18, 8 दूना के 16 माइनस 16 और 10 तिहाई प्लस 30 और 6 दूना के 12 माइनस 12। ठीक है, ये आपका आ गया यक्स बराबर। चलिए आप लोग जोड़ घटा दीजिए, आप लोग का आ गया यक्स बराबर यक्स वाई जेड बराबर 1/2 -4 6 2। अब जो है कि अब 2 से आप भागा दे दीजिएगा तो यक्स वाई जेड बराबर आ जाएगा -2 3 और यहाँ पर 1। हम पढ़े हुए हैं कि 2 मैट्रिक्स बराबर तभी होता है जब उसका ऑर्डर बराबर होगा। तो यहाँ भी 1 2 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम बराबर होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर दीजिए, x बराबर -2 y बराबर 3। ठीक है, एंड z बराबर आपका 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा। एक बार जो पीछे आप हल किए हैं उसको एक बार इसमें मान को रख करके मिला लें, जो मेरा आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भी कहीं गलती हो गया कोफैक्टर निकालने में, डिटर्मिनेंट का मान निकालने में, तो आपका आंसर गलत आएगा और आपका 5 नंबर डूब जाएगा। तो हम लोग इस मान को रख करके इसमें पिछले पेज में जो बनाए थे उसमें रख करके हम लोग चेक कर लेते हैं। यक्स का वैल्यू आपका आया हुआ है -2, यक्स का वैल्यू -2, वाई का मान 3 और जेड का वैल्यू आया है आपका 1। आइए इसको रख के चेक करते हैं मेरा आंसर सही आया है गलत आया है। यक्स का वैल्यू रखिए -2, तो -2 रखिएगा तो 3 दूना के 6 -6, 3 रखेंगे 4 तिहाई 12 और जेड का वैल्यू 1 रखेंगे 2 गुना 1 प्लस 2, 12 और 2 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 8 आ रहा है, सेटिस्फाइड है। एक एक में और रखना चाहिए, रख लीजिए। यहाँ पर 2 गुना वाई का मान 3 दूना के 6 और जेड का वैल्यू 1, तो -3 गुना 3, 6 में से 3 जाएगा 3, सेटिस्फाइड है। यानी आपका आंसर 100% सही है, ये आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे ताकि आंसर मेरा सही है कि नहीं, नहीं तो सारा मेहनत बेकार जाएगा और 5 नंबर आपका जो है कि डूब जाएगा। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जो है कि अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 एनसीईआरटी का चैप्टर हम लोग बनाएंगे।
आप लोग लीनियर इक्वेशन के प्रश्न को सोल्व करना सीख चुके हैं, इसलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 तक बनेगा। और जो है कि इसके आगे जो है कि पीछे जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में बतलाएंगे।